नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल टीवी हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने नंबर सिस्टम की सीरीज को लगातार जारी रखते हुए आज हम देखने वाले हैं उसमें विभक्ति के नियम। इससे संबंधित हम एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें बताया था मैंने, इससे नियम थे, यानी पहले था आपका दो का नियम था आपका। इसमें बताया था मैंने आपको कि जिस संख्या का लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी विभक्त मतलब पूर्णतः विभाजित होगी। वही मैंने बताया था 3 के लिए आपको कि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या दी होती है उसके अंकों का योग यदि 3 से भाग करने पर अगर वो योग पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक नियम मैंने ये बताया था। वही 4 का नियम बताया था मैंने आपको कि यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई यानी वंश वाला और टेंस वाला, यानी कि यदि किसी संख्या के लास्ट दो अंक यदि आपके 4 से विभाजित हैं, 4 से पूर्णतः विभक्त हैं, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखूं तो मैं बोलूं जैसे 780, इस संख्या के लास्ट में हमारा क्या आया है? 0 आया है। यदि देखें अगर बोल दूं 692 तो भी क्या है? लास्ट में 2 आया है, तो ये भी संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही 3 का नियम बताया मैंने आपको, अंकों का योग एंड सम ऑफ डिजिट, सभी अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या लेता हूं मैं, इसको ही ले लेता हूं 780, तो इसके अंक है हमारे 780। तो आप देखोगे 7 + 8 + 0 जोड़ोगे तो आपका आएगा 7 8 15 0 15 ही होता है। यानी सभी अंकों का योग किया वो कितना है हमारा? 15। अगर मैं 15 को 3 से विभाजित करूं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 200 तो है ही है, पर लेकिन 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपको लगता है 15 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप इसे पुनः प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। यानी इसे आप दोबारा जोड़ सकते हैं। 1 + 5 यानी आपका आएगा 6। ये 6 क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि यदि आपने संख्या के अंकों का योग किया और 3 6 9 प्राप्त हुआ तो आप कह दोगे वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही 4 के लिए बताया मैंने, लास्ट 2 अंक यानी कि इकाई वाला और दहाई वाला, यदि आप 4 से विभाजित करते हो और संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए उसके अंकों के लास्ट के 2 अंक, तो हम कहेंगे संख्या भी हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं नंबर लेता हूं 692, ये हमारा है। इसे देखते हैं, इसके लास्ट 2 अंक कितने? 92। यदि मैं 92 को 4 से विभाजित करूं तो देखेंगे 4 दूनी 8 बचा 1, 12 हो गया, 4 ये 12। तो मैंने देखा इस संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो मैं कह दूंगा 692 संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही मैंने आपको 5 के नियम बताया था कि यदि संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 आए तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि लास्ट अंक क्या आना चाहिए आपका? लास्ट अंक आपका हो 0 या 5, तो संख्या कैसे 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 के लिए बताया, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वो संख्या आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का नियम जानते ही है, 3 का नियम हमें ये बताया आपको, तो हम कह देंगे जो संख्या 2 से और 3 से कट रही है वो संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अभी देखा मैंने, ये संख्या 2 से भी कटती है और ये संख्या 3 से भी कट रही थी, तो मैं कह दूंगा 780 भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। वही 7 का नियम बताया था मैंने, 7 के नियम बताया था मैंने आपको कि कोई संख्या है उसके लास्ट अंक का दोगुना कर दें और संख्या से घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है यदि उसे 7 से पूर्णतः विभाजित है तो हम कह देंगे पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहला नियम तो मानो यही है कि आपने देखा संख्या ले ली कोई बड़ी सी, जैसे 8 5 4 3, ये देखना है मुझे ये संख्या मेरी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा? लास्ट अंक का दोगुना करूंगा, तो 854, तो लास्ट अंक का दूना करूंगा, इसका हो जाएगा 6। घटाने के बाद देखूंगा तो 14 में से 6 गए, आपके बचेंगे 8, यहाँ रहेंगे 4, 8 के 8। हमें लग रहा है संख्या बड़ी है, इस प्रक्रिया को हम दोबारा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? फिर पुनः करेंगे इसका, तो 8 का दूना 16 होता है, शेष संख्या बची 64 84। अब 8 का दूना 16 हो गया हमारा। अब घटाएंगे तो 14 में से 6 गए हमारे, 8 बचेंगे। वही रह गए 7, 7 में से 1 गया, 6 बचेंगे।
तो हमने देखा 68, 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो हम कहते हैं ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। एक नियम तो ये है, यानी कि प्रक्रिया को आप दोबारा दोहरा सकते हो। लेकिन आपके लिए एक विशेष नियम है कि जब भी आपको संख्या 2 अंक से 3 अंक तक हो तो आप इस नियम से करें, लेकिन 4 अंक से या 5 अंक की हो जाए तो आप कह रहे हैं इसमें 3 के पेड़ बना लें। तो जो 3 का पेड़ बना उसमें से संख्या घटा दें, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या बचेगी उसे आप 7 से विभाजित कर देख लें, तो हम देख अगर वो 7 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए बताया था मैंने आपको, 8 के लिए बताया था मैंने संख्या के लास्ट 3 अंक, यानी इकाई वाला, दहाई वाला और सैकड़ा वाला। वही 9 का नियम बताया था मैंने आपको। 9 का नियम और 3 का नियम सेम होता है। 3 के नियम के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग, तो वो भी क्या करेंगे, 9 के नियम के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग करने के बाद यदि योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां तक मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अब मैंने एक आपको नियम बताया था 11 का, वो भी मैंने आपको करा दिया है। क्या बताया था मैंने आपको कि जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी उसका क्या चेक करते हैं कि सम स्थान वाले अंकों का योग साथ साथ विषम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों का योग करके आपस में घटाने पर या तो शून्य प्राप्त हो या डबल संख्या अंक प्राप्त हो, यानी 2 2, 3 3 या 4 4 ऐसे अंक प्राप्त होते हैं तो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब मैं देखूंगा आज विभक्त के नियम में इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे इससे संबंध कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका हम उपयोग देखने वाले हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य रहने वाला है वो विभक्त के नियम का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन मेरा 629 की पावर 721 माइनस 514 की पावर 721 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। आपके इसलिए ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देगा एक 25 से, दूसरा ऑप्शन देगा आपको 115 से, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 75 से, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको कोई नहीं। यानी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक संख्या देगा, जैसे दे दी उसको 629 की पावर 721 माइनस 514 की पावर 721। आपको ये संख्या दी है, इससे पूछ रहा है कि इनमें से किस संख्या से ये पूर्णतः विभक्त होगा। अर्थात ऐसे बोलूं, विभक्त होने का मतलब यानी इनसे पूर्णतः भाग करने पर तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या देखना है, इसका गुणनखंड देखना है, या फिर ऐसे कहेगा इसका गुणनखंड क्या होगा। आपसे गुणनखंड पूछ सकता है, या फिर कह सकता है कि इस संख्या को किस संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा, ऐसे भी कह सकता है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो ये भी हमारे विभक्त के नियम में ही आते हैं। तो इसके लिए आपको विशेषकर 3-4 बातें याद रखनी होंगी। पहला नियम बता रहा हूं इसके लिए मैं आपको। जैसे पहला नियम है, जैसे मान लो 2 संख्या लेता हूं मैं ए और बी, इसकी पावर सेम कर लेता हूं, जोड़ के आ सकता है, या दूसरा ऐसा माने संख्या वही रहेंगी, पावर वही रहेंगी, घटा के आ सकता है, या फिर ऐसा ही माने आपको 3 नियम बताऊंगा मैं और ये मान लो आपको जोड़कर, तीनों में सेम है, लेकिन यहां पर n का मान कैसा है, सम। कैसा है, सम। तो जब भी आपका n का मान सम हो और संख्याएं अलग हो, घात समान हो, तो हम कह देंगे इसके लिए हम अभी कोई आंसर नहीं दे सकते। लेकिन n का मान सम हो और बीच में लगा माइनस, तो हम कहते हैं जो भी मान होगा वो आपका a माइनस बी से साथ साथ a प्लस बी से पूर्णतः विभक्त होता है। या तो वो a माइनस इनके संख्याओं के डिफरेंस से विभाजित होगा या संख्याओं के योग से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि आपका प्लस लगा है और घात कैसी है, विषम, तो हम कहेंगे ये सिर्फ संख्याओं के योग से पूर्णतः विभाजित होगा। वही चौथा नियम है, वहां पर लिख लें, यदि संख्या है सेम, घात है उनकी समान और कैसी है, माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस, पावर कैसी है, विषम, पावर विषम है, संख्या अलग अलग है, घात समान है, तो ये हमेशा a माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होता है। आपको ये 4 नियम याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए, यानी कि जब भी आपसे पूछा है ये किस संख्या से विभक्त होगा, तो आपको विशेषकर जब प्लस लगा है घात समय तो हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब माइनस लगा है घात समय तो हम इन संख्याओं के योग से भी विभाजित कर देंगे, इन संख्याओं के डिफरेंस से भी पूर्णतः विभाजित कर देंगे। साथ साथ ये प्लस लगा है और घात हमारी विषम है, तो ये हमेशा हमारा a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होता है। वहीं माइनस लगा है, घात विषम है,
तो ये हमेशा a माइनस बी से पूर्त व्यक्त होता है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ क्या लगा है, माइनस। घात कैसी है हमारी, विषम। घात विषम है, लगाए माइनस, तो हम कह देंगे ये संख्या हमेशा दोनों संख्याओं के डिफरेंस से पूर्त विभाजित होगी, क्योंकि माइनस लगाए तो संख्याओं का डिफरेंस 629 माइनस 514। इसका डिफरेंस करोगे तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। तो हम कह देंगे ये संख्या 115 से पूर्णतः व्यक्त होगी, अर्थात इस संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा, 115 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताना चाहूं तो देख सकते हैं इसे आप। जैसे आपने नियम सूत्र पढ़े होंगे, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो संख्या होती है, घात समान होती है और माइनस लगा होता है। तो आप देखते हो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो आप देखते हो ये संख्या का जो भी मान आएगा वो इनसे ए माइनस बी से पूर्त विभाजित होगा, साथ साथ ए प्लस बी से पूर्त विभाजित होगा। एक नियम आप सूत्र पढ़ते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू, एक फॉर्मूला है हमारा। तो आप इसे देखते हो, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा जब घात विषम है, माइनस लगाए तो उसमें हमारा क्या है, ए माइनस बी। तो हमेशा कह सकते हैं हम इसका जो भी मान आएगा उसका एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा, अर्थात ए माइनस बी इसके पूर्त विभाजित करेगा। इतनी बड़ा मान को हम लेते नहीं है, क्योंकि अगर हमें बड़ा मान लेना होता तो शॉर्ट नियम से क्यों देखते। तो हम सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि जिसका जो भी मान आएगा वो हमेशा ए माइनस बी से पूर्त व्यक्त होगा। आप देख सकते हो अगर घात विषम ही है और माइनस लगा है तो इसका नियम आपको फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे पता है, आप लोग को पता है जब माइनस लगा होता है तो घात विषम होती है तो माइनस आता है पहले, तो ए माइनस बी लिख दिया। फिर आपने देखा घात 3 थी 2 हो गई, तो आपसे क्या आती है 5 है तो कितनी लगोगे, 1 की घात 4। फिर आपने क्या देखा घात 1 की कम होती गई है, तो आप क्या अगली गई 1 की घात 3, अगली 1 की घात 2, अगली अगली 1 की घात 0। आपने देखा ए की तो 0 थी, यहां तो बी की कितनी थी 0, बी की कितनी आएंगी 1, बी की 2, बी की 3 और बी की घात 4। अब रही बात चिन्ह की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपने चिन्ह लगाया है ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो यहाँ तो प्रारंभ में माइनस लगाई है, सभी में आपने प्लस का चिन्ह फिल किया है, तो आप यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हो। तो आपका यहाँ प्लस आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए की घात 4 प्लस ए की घात 3 बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी की घात 4। यानी कि जब भी घात विषम हो और माइनस लगाओ तो आप घात चाहे कितनी भी हो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो हमने एक चीज देखी कि ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या आता है, ए माइनस बी आता है। ए की घात 5 में माइनस बी की घात 5 भी क्या आता है, ए माइनस बी आता है। तो जब भी मैं ऐसे लिखा रहेंगे ए की घात 7 माइनस बी की घात 7, तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, इसमें भी ए माइनस बी आएगा। तो जब भी घात विषम होगी और माइनस लगा होगा तो संख्या हमेशा किससे होगी, ए माइनस बी से पूर्त विभक्त होगी। तो इसमें बताया मैंने जब भी माइनस लगा है और घात कैसी विषम तो किससे होती, ए माइनस बी से। और जब भी आपका माइनस लगा है और घात सम है तो हमेशा वो माइनस से भी होती है और प्लस से भी होती है। देखते हैं ऐसे एक और देखते हैं, जैसे ए की घात 4 प्लस माइनस बी की घात 4, माइनस लगा है, घात कैसी है हमारी सम, तो आप इसे क्या लिख लोगे, इसे लिखेंगे ए की घात 2 का 2 माइनस बी की घात 2 की 2। तो फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इसे पुनः खोल दोगे तो आपका बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में आएगा ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी हर एक बार प्राप्त होगा। तो जब भी घात सम होगी तो वो हमेशा किससे होता है, और माइनस लगा होता है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों संख्याओं से पूर्त विभाजित होता है। और घात विषम होती है तो वो हमेशा ए माइनस बी से पूर्त व्यक्त होता है। वही अगर प्लस लगाओ घात सम है तो इसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं बता सकते, लेकिन प्लस लगाए घात विषम है तो वो हमेशा ए प्लस बी से पूर्त व्यक्त होता है। तो आप इन 4 पॉइंटों को नोट कर लें, जिससे
इससे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने तो उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चनों को देखते हैं हम। क्वेश्चन है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन दिए हमारे 127, 97, 30, 224। यानी कि हमारा क्वेश्चन पूछा है किससे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से। तो गुणनखंड क्या होता है बताया था मैंने आपको, एक अपवर्तक होता है और अपवर्तक क्या होते हैं हमारे, संख्या को पूर्णतः व्यक्त करते हैं। तो हम एक तरह से करते हैं, यानी ये संख्याएं दोनों किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आपकी पावर विषम हो, पावर कैसे हो, विषम, और बीच में लगाओ प्लस साइन, यानी दो संख्या अलग अलग हो, पावर सेम है हमारी और पावर कैसी हमारी विषम है और बीच में चिन्ह कैसा हमारा प्लस का, तो ये हमेशा सदैव a प्लस बी से पूर्णतः विभक्त होती हैं। यानी कि a प्लस बी इन संख्याओं का एक गुणनखंड होगा। तो देखते हैं हम, हमारी पावर कैसी है, यहाँ पर विषम है, चिन्ह लगाए प्लस का, तो 127 प्लस 97 जोड़ने पर कितना है हमारा, 127 प्लस 97 जोड़ेंगे तो 7 7 14, हासिल 1, 9 2 11 1 12, हासिल 1 और 2, यानी कि ये संख्या हमारी 224 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसे देखते हैं, सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर है। देखते हैं घात कैसी है, विषम है, संख्या में लगा है प्लस का चिन्ह, तो ये भी इन दोनों संख्याओं के योग से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इनका योग करने पर भी क्या आएगा, 224। तो मैंने देखा इनका पूछा मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ माने दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो ये संख्या भी हमारी 224 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और ये संख्या भी हमारी 224 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो हम कह देंगे इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 224 होगा। यह आपका एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह के जब भी आपको गुणनखंड से संबंधित ये सभी किस्म आते हैं, हमारे विभक्त के नियम में आते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है इसका सार्व गुणनखंड, सार्व माने कॉमन गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो वही कंडीशन है, सेम क्या लगा है, प्लस चिन्ह लगा है और प्लस लगा है तो दोनों के योग से होगा। तो आप जोड़ोगे 23 में जोड़ोगे आप 23 प्लस 19 जोड़ोगे तो 9 3 12 की 2 हासिल 1 तो 42, यानी ये संख्या हमारी 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसमें भी क्या लगा है, प्लस लगा है, तो ये भी किससे होगी, 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इन दोनों संख्याओं का कॉमन गुणनखंड क्या आ गया हमारा, 42 आ गया। तो कह सकते हैं इसमें, यानी दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हमारा 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, n एक धनात्मक पूर्णांक है जहां 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव विभक्त होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अभी तो मैंने आपको नहीं बताया है, जो भी नियम बताया मैंने आपको वो बताया मैंने आपको, घात सेम थी, विषम होंगी या सम होंगी, प्लस लगा होगा या फिर आपका क्या लगा होगा, माइनस, विषम होगा चाहे आपका सम हो, अगर माइनस लगा होगा या लगा होगा कैसा, प्लस लगा होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर घात हमारी कैसी है, अलग अलग है और क्या पूछा गया है, सदैव विभक्त होगा। तो जब भी घात अलग अलग हो तो घातों कैसे करेंगे, सेम करेंगे। तो हाँ देखते हैं, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3 है, तो इसे मैं ऐसे लिख लूंगा 3 की पावर 4 की पावर n। हम एक नियम जानते हैं, घातांक कड़ी का नियम होता है हमारा a की घात n की पावर m। यदि किसी संख्या की घात हो तो वो दोनों घातों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की घात n गुणा m हो जाता है। तो जब भी गुणा में लिखा हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर की पावर छुड़ा लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ किया, ये 4n था आपका, तो 4n को मैंने क्या कर दिया, 4 गुणा n कर दिया, इसको क्या कर दिया 3 की पावर 4 की पावर n माइनस, इसको भी ऐसा कर देंगे 4 की पावर 3 की पावर n। अब मुझे बता 3 की पावर 4, यानी 3 को आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे 4 बार, तो आपका आएगा 3 तरह के 9, 9 3 27, 27 3 81, आपका कितना आया 81, 81 की पावर n माइनस, अब क्या आपका 4 का मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो 4 की होता हमारा 64, 64 की पावर n। अब इसने कहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं, सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। तो लेकिन आप एक चीज देखना,
ये हमेशा किससे होता है, हमारा a प्लस बी से पूर्त व्यक्त होता है। ये हमारा a माइनस बी से पूर्त व्यक्त होता है। ये हमारा होता है a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों संख्याओं से पूर्त व्यक्त होता है। तो एक चीज देखी मैंने, माइनस लगाओ, घात चाहे सम हो या विषम हो, तो वह संख्या हमेशा a माइनस बी से पूर्त व्यक्त होगी, सम के लिए भी और विषम के लिए भी। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हमारे दो प्रकार का होंगे, सम होगा, एक होगा विषम। लेकिन चाहे सम हो या विषम हो, वो हमेशा दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमारा a माइनस बी होता है। तो हम कह देंगे ये संख्या जो भी मान आएगा वो 81 माइनस 64 के डिफरेंस से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ होगा 11, 11 में से आपके 4 गए, कितना बचा, 7 बचा। अब रहेगा 7, 7 में से 6 गया, हमारा बचा 1। तो हम कह देंगे ये संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने ऑप्शन गलत लिख लिए, हम 17 कर लेते हैं। तो हम कह देंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी कि ये संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 2k माइनस 6 की पावर 2k किस से पूर्णतः व्यक्त होगा। तो आप ही देखा, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी, के एक विषम संख्या है। के कैसी है, आपकी विषम संख्या है। आपकी क्या है, 7 की पावर 2k माइनस 6 की पावर 2k। तो आपने देखे जब भी हम सम संख्या गुणा विषम संख्या हम करते हैं तो संख्या कैसी प्राप्त होती है, हमें सम प्राप्त होती है। तो दो कैसी संख्या हमारी, दो एक सम संख्या है और के क्या हमारी विषम संख्या है। के विषम है, दो सम है। तो लेकिन मैं 2 का गुणा के में करूंगा तो संख्या कैसे प्राप्त होगी, मुझे सम प्राप्त होगी। यानी सम गुणा विषम कैसा प्राप्त होता है, हमें सम प्राप्त होता है। लेकिन उसमें कंडीशन लगाई है कि क्या हमारा एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते इसे। तो इसे करेंगे 7 की पावर 2k माइनस 6 की पावर 2k क्वेश्चन है हमारा। अब देखेंगे 7 की पावर 2 करेंगे, की पावर k करेंगे, माइनस 6 की पावर 2 करेंगे, की पावर k करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा 7 का पावर कितना होता है, 49 की पावर k माइनस 6 का पावर होता है 36 की पावर k। यानी कि हो गया 36 की पावर k और एक है 49 की पावर k। अब k क्या हमारा एक विषम संख्या है, और जब भी विषम होता है और माइनस लगाओ तो हमारा कैसे होता है, a माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होता है। तो इसका मान आएगा 49 माइनस 36 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 49 में 36 हटाएंगे, कितना आएगा हमारा 13। तो हम कह देंगे ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी। यानी कि के कैसा है, विषम संख्या है। तो हमने क्या किया, 7 का वर्ग कर दिया और 6 का वर्ग कर दिया। अब हमारा कैसा बन गया, विषम में बन गया। तो कहते हैं 49 माइनस 36 यानी 13 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 की पावर n माइनस 1 सदैव विभक्त होगा जहां n एक पूर्णांक है। सेम क्वेश्चन बन गया हमारा कि 16 की पावर n माइनस 1, 16 की पावर n माइनस 1। तो n क्या है हमारा, पूर्णांक है। तो अभी बताया पूर्णांक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सम होता है, एक विषम होता है। वैसे तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, लेकिन n हमारा हम ज्यादातर धनात्मक पूर्णांक देखेंगे और धनात्मक पूर्णांक में भी सम विषम देखेंगे। तो जब भी आपका सम विषम हो और बीच में लगाओ माइनस, तो ये हमेशा किससे होता है, a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होता है। a की पावर n और b की पावर n, चाहे आपकी सम हो या हो विषम, ये हमेशा आपका a माइनस बी से पूर्णतः व्यक्त होता है। तो अभी यहाँ पावर तो सेम नहीं है, तो एक चीज करेंगे 16 की पावर n माइनस 1 की पावर n, यानी किसी संख्या की पावर, यानी एक की पावर कितनी भी आप चढ़ा लो तो उसका मान कितना आता है, एक ही आता है, चाहे आपकी सम हो या विषम हो। तो मैंने क्या किया, n एक पूर्णांक है, चाहे कुछ भी मान हो सकता है n का, लेकिन एक की पावर करूंगा उसका मान एक ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये हमेशा किससे होगा, 16 माइनस 1 से पूर्णतः व्यक्त होगा। तो घटाओगे 16 में से 1 गया, कितना बचेगा 15। तो हम कहते हैं इसका मान 15 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात 15 इस संख्या का एक क्या है, गुणनखंड है। तो आपने देखा विभक्त के नियम का प्रयोग हमने कहां किया। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आया। ये नहीं समझ में आया
तो आप वीडियो को पुनः द्वारा देख सकते हैं और देख सकते हैं उसमें आप विशेष तरह नियम को याद कर लेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।